बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाजरीन, अमेरिका के सदर ट्रंप अपनी मुद्दत पूरी करके बिलाखिर इक़्तिदार से रुखसत हुए। जाते जाते एक अहम खिताब भी करके गए और सी यू सून का कह के चलते बने। जो मनाजिर थे उनकी रुखसती के वो टेलीविजन स्क्रीन पर लोगों ने देखी, लेकिन एक और रवायत वो कायम कर चले कि नए आने वाले सदर की तकरीब में वो शरीक नहीं हो रहे। अमेरिका के ये वाले सदर जो हैं, सदर ट्रंप, अमेरिका को क्या देकर गए अपने दौरे इक़्तिदार में और आने वाले सालों में अमेरिका इसकी क्या कीमत चुकाएगा, ये है आज का हमारा मौजू। प्रोग्राम के अंदर जिक्र होगा सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, जिसका जिक्र आज हुकूमत ने किया। शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके क्या असरात होने वाले हैं, और साथ ही जिक्र होगा कोरोना की वैक्सीन। पाकिस्तान के अंदर इसके ट्रायल मुकम्मल हुए, क्या नताइज थे, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। बढ़ते हैं मौजू की जानिब। और यह साहब, ट्रंप साहब बिलाखिर रुखसत हुए। जो खदशात थे कि अमेरिका को उन्होंने तकसीम कर दिया, जिस तरीके से कैपिटल हिल पर हमलावर हुए मुजाहिरीन, वो भी मनाजिर कौम ने देखे। आज वो रुखसत हुए और नई रवायत भी कायम करके गए। लेकिन आने वाले सालों के अंदर अमेरिका इसकी क्या कीमत चुकाएगा, किन हालात का सामना होगा अमेरिका को, और ट्रंप का दौरा इक़्तिदार किस लिहाज से बाकियों से मुनफरिद रहा? देखें, ट्रंप बुनियादी तौर पे अमेरिका के उस हिडन जज्बात को ओपन करके लेके आया है कि जो एक तवील अरसे से खामोश थे। जो बाइडेन की जो डेमोक्रेट्स हैं, ये 4-5 चीजों की वजह से अमेरिका के कल्चर के ऊपर ऑन स्लॉट हमला समझे जाते हैं, अमेरिकन समझते हैं। नंबर 1, ये बुनियादी तौर पर जो बहुत बड़ी कैंपेन थी जो 1930s में शुरू हुई थी कि खवातीन को अबॉर्शन का हक दिया जाए, वो नहीं चाहती तो बच्चा नहीं होगा। सही है। तो उसके ऊपर मुझे याद है अच्छी तरह कि 1996 में, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं आई थी, जब मैं पहली दफा अमेरिका गया हूं, तो वो लोग एंटी अबॉर्शन जो थे वो लेके बैठे हुए थे और सालों से उसके सामने खड़े थे। दूसरी चीज, ट्रांससेक्सुअल्स और गे राइट्स। उसी दौर के अंदर सैन फ्रांसिस्को इनका गैड है डेमोक्रेट्स का, और सैन फ्रांसिस्को गैड है गेज का। जो मेयर था वो गे था, और जो उसकी डिप्टी मेयर थी वो एक लेस्बियन थी। और गे प्राइड वीकेंड हुआ करती थी, इसमें सारे डेमोक्रेट्स जो थे वो शामिल हुआ करते थे। सही। ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ वाइट नहीं है। ट्रंप के फॉलोअर वाइट सुप्रीमिस्ट तो हैं ही हैं। वो एक बहुत बड़ी रिलीजियस लॉबी है जिसको ट्रंप ने कहा है कि बेगैरती की जिंदगी खत्म कर दो। और जो मैंने उस दिन बताया था कि वो जो सबसे अहम चीज जिस बंदे ने क्रिश्चियन मैनिफेस्टो लिखा था, वो जो एवेंजलिकल था, उसने कहा था कि हम किसी किस्म की डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते। सही है। ये बुनियादी तौर पर हुकूमत इलाहिया जो है, जिसको थियोक्रेसी कहते हैं, इस बार का आदमी कहता है इट विल नॉट बी थियोक्रेटिक, से जिसको थियोक्रेसी कहते हैं, ईसाइयत की हुकूमत इलाहिया उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है और हमें टेक ओवर कर लेना चाहिए। इस वक्त आज भी पूरे अमेरिका के अंदर जिस कदर का खौफ है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने पहली दफा लाहौर शहर के अंदर PSL करवाया था। इमरान खान जैसे बंदे ने भी कहा था कि इतनी सारे फोर्सेस लगा के तो जो मर्जी भी कर सकते हो। आपको याद होगा कि उसने खासकर मजाक उड़ाते हुए कहा था रेलू कट्टे लेके आ। बिल्कुल एग्जैक्टली वही। आप सोच सकते हैं कि जो वाशिंगटन DC है, ये मतलब ऐसी है जैसे गुलबर्ग का इलाका होता है, छोटा सा शहर है, जैसे पोटोमिक रिवर, जैसे इस्लामाबाद है, इसी तरह का इस्लामाबाद से छोटा है ना, जैसे जॉर्ज टाउन का पुल आ जाता है वहां से, उसके अंदर 25,000 की नफरी हो, फिर उस 25,000 में से 12 बंदे आप सैक कर दें। क्या पता चला है कि इनके रिलेशनशिप जो हैं वो इंतहा पसंदों से है। अब उसको टेररिस्ट तो नहीं कहते ना, वो कहते हैं कि ये बेसिकली इंतहा पसंद हैं, जब वो हैं कि जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट हैं। जब क्यों खतरा किस चीज का है कि वो गोली से उड़ा ना दें जो बाइडेन को, ये गोली से उड़ा ना, फिर रिस्ट्रिक्टेड पूरे। ये तो एक चीज है। इस वक्त ये सारे अखबारात मेरे सामने पड़े हुए हैं, गार्डियन पड़ा हुआ है, उसके बाद अपना न्यूयॉर्क टाइम्स पड़ा हुआ है। सारे कहते हैं कि ट्रंप सपोर्टर्स मिलियन मिलिशिया मार्च इज एक्सट्रीमली वरिंग। वो कहते हैं कि आप इसको 1 मिनट के लिए दबा सकते हो, 2 दिन के लिए दबा सकते हो, 5 दिन के लिए दबा सकते हो,
आपको चलना पड़ेगा, आप करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग शोर मचाते थे पाकिस्तान के दिला पर, पता तो होता कोई लोगों को कि वो जो देखें जिसका दामाद जो है वो उसकी बीवी ने यहूदी से शादी की हुई है और वो है। आपको अंदाजा नहीं कि यहूदी जो है ना वो सिर्फ सारे के सारे यहूदी जो है ना वो ना जायनिस्ट होते हैं ना इतने बड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है वो एक बंदा से एक मुसलमान से शादी कर ले या पाकिस्तानी से शादी करे तो उसामा बिन लादेन तो नहीं बन जाता, या किसी अफगान से शादी करे तो हामिद करजई या अशरफ गनी तो नहीं बन सकता। 10 कैबिनेट मेंबर जो हैं वो जायनिस्ट ब्रुकलिन के रहने वाले हैं जो इस वक्त लेके आ रहा है मेजर। ये खासतौर पर जेनेट येलन नहीं, आज उनका जो नामजद वजीर खारजा है उन्होंने ऐलान किया जो ट्रंप ने जो इसराइल की हैसियत दी है वापस नहीं होगी। अच्छा, जेनेट ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना हमारे ये सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी लगी सबसे इंपॉर्टेंट 3 जो है सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी होता है, देखो फाइनेंस बिल और ये वो डॉलर की कीमत। उसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल जो है ये मैरिक गार्लैंड, ये भी ज्यू है। उसके बाद जो होमलैंड सिक्योरिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 जो एलिजेंड्रो मेयोराकास, ये ज्यूश हिब्रू नाम है, ठीक है। इसके बाद जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है वो भी एक ज्यू है। उसके बाद जो व्हाइट हाउस स्टाफ का जो इंचार्ज है वो भी एक ज्यू है। सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्रिंकलिन ये भी ज्यू है, ठीक। ये सारे उसके साथ साथ ये 10 तो वो है, यानी डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट भी ज्यू है, सेक्रेटरी ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स भी ज्यू है, ऑफिस ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उनके पास है, डायरेक्ट सबसे बड़ी बात डेविड कोहन को लेके आया, प्योर ज़ायनिस्ट ज्यू। ये एक तो ज्यूश लॉबी इसमें। उसके साथ एक और कॉन्फिडेंस है कि 16 इंडियन ओरिजिनल एक्सपर्ट और जो एडवाइजर्स हैं वो उनके साथ आ रहे हैं। 2 कश्मीरी भी हैं, 2 कश्मीरी मकबूजा कश्मीर से खवातीन मकवासी दोनों खवातीन हैं। लेकिन आप नजर करें ना, आप उनसे मिले ना जब आके तो दे आर ऑल अमेरिकन। हमारा इसमें जाता है कि वो कश्मीरी आ गए तो पता नहीं क्या होगा, जो कश्मीर का राज हो जाएगा, ऐसा हम तो ये इच्छा समझ रहे हैं कि जो नायब सदर जीती है वो भी इंडियन है, वो भी इंडियन है, लेकिन इंडिया वाले उसको गाली दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि वहां वो और देखिए वहां अमेरिकन की पूरी सिस्टम जो है उसको थिंक टैंक चलाते हैं सब। ट्रंप का कमाल यह था कि ट्रंप ने अमेरिकन मुनाफिकत को खत्म किया था और उसने थिंक टैंक को बेमानी करके रख दिया था। थिंक टैंक बुनियादी तौर पर समझते थे कि हमने एक जो डेमोक्रेसी, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट और सीआरसी चाइल्ड राइट कन्वेंशन और आईएलओ की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत हमने दुनिया को गुलाम बनाया हुआ है। जिस मुल्क में जाते थे तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम्हारे पर ये फाइनेंशियल डेक्लेरेशन, तुम ये नहीं करते। आपको याद होगा कि जिस वक्त तालिबान के पास राबन राइफल मिलने आई है मुल्ला उमर के, तो मुझे याद अच्छी तरह कि 28 डिफरेंट किस्म के उसने पॉइंट्स रखे हुए। आप औरतों के हकूक नहीं देते, आप औरतों को तलाक का राइट नहीं देते, आपको फला नहीं देते। उसने कागज उठाया मुल्ला उमर ने और उसने कहा ये दस्तरेजा जारी करके मैं ना भूला। वो फारसी के एक क्लास में जिसका बोला, आप सोच सकते हैं कि ट्रम्बल करने लगी थी। वापस आई, उन्होंने यूनिकॉल से किसी और एग्रीमेंट कर दिया, हाथ बांध के खड़े हुए थे कि भाईजान हमसे कहा। ये वो चीजें थी जो अमेरिकन खा रिपब्लिकन आए या कोई और आए ये करते थे। अब ये डेमोक्रेटिक आए हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं ये इनके यहाँ बड़े सॉफ्ट किस्म के, लेकिन इस सॉफ्टनेस के अंदर वो सारा काम कर जाते हैं। तो लेकिन जो बाइडेन अमेरिका के लिए एक ऐसा प्रेसिडेंट आएगा जो मैं समझता हूं कि अमेरिका के लिए गोर्बाचोव बन जाएगा। अच्छा, उसकी एक वजह है, उसकी वजह है कि किसी बंदे के अंदर हिम्मत ही नहीं है उस पूरे के पूरे क्राउड को फेस करने के लिए जो इस वक्त गुस्से में है। और ट्रंप के साथ, और ट्रंप ने बाकायदा हर बंदा, मैं सुन रहा था उनके मुख्तलिफ सीबीएस एबीसी और कहते हैं कि ट्रंप ने हर बंदे को इस बात का कायल कर दिया है, कन्विंस कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ धोखा किया है और ये धांधली हुई। और वो मानते हैं, नो बडी आर्गूज, उनका लुक इट हैड द इलेक्शन हैज बीन स्टोलन। ट्रंप ने आखिर वक्त जो आखिरी तकरीर की है जाने, उसने कहा मैं ठीक है, मैं कहता हूं निकल जाओ, बट आई स्टिल बिलीव दैट इलेक्शन हैज बीन स्टोलन। और उसकी जो तकरीरें हुई हैं उस तकरीर उसने कहा है कि तुम लोगों ने वेनेजुएला के अंदर जो इलेक्शन धोखा दे की थी, जो वहां पर मशीनें यूज की थी, वही मशीनें यहां पर यूज की हैं और मुझे धोखा दिया। कल भी उसने यही कहा, उसने कहा कि मुझे हराने के लिए तुम लोगों ने 4 लाख अमरीकी मरवाए हैं। क्यों मरवाए हैं कि तुमने इतने अरसे तक वैक्सीन जो है वो चूंकि होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर होता है, ड्रग और ये वो सारा कुछ, तुमने वैक्सीन मार्केट नहीं होने दी।
और इस सारे फिनोमेना के अंदर, जिसमें आज कल रात को 12:15 बजे 4 लाख बंदे पूरे हुए हैं, और कल अमेरिका के अंदर ब्रेकिंग न्यूज थी कि अब 4 लाख बंदे मर गए। 400,000 डेथ उस्मान साहब कुछ छोटी बात नहीं है। सही है। और अमेरिका कितना भी बड़ा हो, ये डेथ बहुत बड़ी होती है। आप देखें ना पाकिस्तान में कितनी हुई हैं, कितनी मुझे 10-11 कितनी 7 उसके बावजूद भी कौन सा हमारा ऐसा वाकफ नहीं है जो इंतकाल नहीं कर गया, इसके हमने जनाजा नहीं पड़ा। 7,000 में भी कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा आपको जो कहेगा यार मेरा फलाना रिश्तेदार कोरोना में मिलेगा। तो जहां 4 लाख हो गए होंगे वहां क्या होगा। तो बाइडेन जो है ये बिल्कुल नॉट बैट ऑफ द रोजेस, कांटों पे चलने वाला होगा। और अमेरिका में उस्मान साहब सबसे बड़ी बात पता क्या है, आज तक कभी पुलिस इस बात में ट्रेन ही नहीं के मुकाबले वास्ता ही नहीं पड़ा ऐसे हालात से। नहीं पड़ा 70 साल से ना कभी पेंडेमिक आई है, ना कभी जंग आई है, ना कभी जलजला आया है, ना कभी तूफान उस तरह का आया, कुछ नहीं हुआ। तो जब इस तरह के क्राउड आएगा तो बाइडेन के लिए बहुत नॉट, बाइडेन के लिए मुश्किल है। सारे जिंदगी 25,000 बंदा नहीं खड़ा किया जा सकता वाशिंगटन डीसी में। चले जी देखते हैं क्या होता है। अभी हलफ उठाने वाले हैं बाइडेन साहब भी, क्या ऐलानात करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स का, जिसका आज हुकूमत ने ऐलान किया। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद। हुकूमत ने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के हवाले से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शफकत महमूद साहब ने अहम नुकात बताए, और ये साहब ये जो नुकात बताए गए हैं इसके अंदर ये कहा गया है कि जो नैब में केस हुआ प्रमोशन नहीं मिलेगी, प्ली बार्गेन करने वालों की जो है वो उनके खिलाफ एक्शन होगा, और 3 ACRs अगर लिखी जाएं तो रिटायरमेंट कर दी जाएगी। तो ये रिफॉर्म जो हुई है इसको पहले नहीं होता, पहले नहीं होता। नहीं तो नई चीज क्या है? कुछ देखिए होएगा उस्मान साहब, पाकिस्तान में या तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको बेवकूफ बनाया जाता है, या पाकिस्तान के जो ऊपर बैठे हुए 460-70 लोग हैं जो कि इस मुल्क के नुमाइंदे हैं उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई एक जरूर बेवकूफ बना कौन रहा है? जिन्होंने रिफॉर्म की। और रिफॉर्म कौन करता है? वो ब्यूरोक्रेसी का एक खास हिस्सा। नहीं, रिफॉर्म्स का तो बनाया उन्होंने डॉक्टर इशरत हुसैन साहब। डॉक्टर हुसैन क्या है? ब्यूरोक्रेट से नुमाइंदा ना बहुत बड़ा। वो ऐसी रिफॉर्म बनाते हैं जो इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं होती। देखिए 1960s में अयूब खान के जमाने में 62 में रिफॉर्म्स आई थी। 59 में कॉर्नेलियस रिपोर्ट आई है। उस कॉर्नेलियस रिपोर्ट में कॉर्नेलियस खुद थे और उनके साथ जी मोइनुद्दीन सेक्रेटरी थे। और सिविल सर्विस वालों ने कहा कि ठीक है जी, ये इसका ना जो पोर्शन है ना पे एंड अलाउंसेस वाला वो हम रख लेते हैं, और बाकी तो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, और CSPs और ये उन्होंने फिर शीशे में उतार लिया। 73 में भुट्टो साहब सख्त नाराज थे। अल्ताफ गौर को उठा के जेल में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुदरत शाह साहब गायब हो गए, बाकी सारी चीजें। उसके बाद भुट्टो ने कहा कि मैं CSP की ऐसी की तैसी फेरूंगा, और वकार अहमद एक अकाउंट्स ग्रुप का बंदा था, उसको सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट लगा दिया, और कहा था कि जब तक भुट्टो प्राइम मिनिस्टर है, वकार अहमद एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी है, CSP नहीं सर उठा सकता। और उन्होंने रिफॉर्म की, ग्रुप बना दिए। पहले 2-3 ग्रुप होते थे, फॉरेन सर्विस होती थी, सिविल सर्विस होती थी, पुलिस सर्विस होती थी, और फाइनेंशियल सर्विसेज होती थी, थोड़ा बहुत मिलिट्री एंड अकाउंट्स के। उन्होंने 11 ग्रुप बना दिए, और फिर यह भी तय कर दिया कि हर ग्रुप से कोई बंदा भी कहीं भी लग सकता है, यहां तक कि हेडमास्टर को अगर भुट्टो साहब चाहेगा तो वो भी लगा दिया। फिर एक और चीज सोची उन्होंने, बनाई उन्होंने लेटरल एंट्री, जिसको CSP जो कहते हैं ये लेटरीन एंट्री है। और लेटरल एंट्री ये होती थी कि एक बंदा जो है उसको भुट्टो साहब अगर पसंद करते हैं तो एक इंटरव्यू कॉल करेंगे और उसको अचानक 19 ग्रेड पे लाके रखते सही। और वो लेटरल एंट्री जो थी वो भुट्टो साहब के वफादारों की एक लिस्ट बन गई थी, जहां पर उसमें भी अपने बंदों ने भी इम्तिहान दे के आना शुरू किया। मतलब 17 ग्रेड वाला बंदा है, मंजूर नजर है, नीचे बैठा है, उसको ऊपर लग कुछ कर। 77 के आने तक आखिरी जो साल है, भुट्टो साहब को पता चला तो मैंने तो ज्यादती कर दी, मेरे तो अपने हाथ काट दिए, मैंने तो इन लोगों से काम करवाने थे, मैंने तो इन लोगों से इलेक्शन लड़वाने थे, मैंने तो इन लोगों से मुखालफत। उन्होंने फिर वापस सोचा था, लास्ट वापस आ गया। ज़ियाउल हक ने एक 77, लेकिन उसके भुट्टो ने एक बहुत बड़ा नुकसान किया कि एक सिविल सर्विस के अफसर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होती थी कि अगर वो ईमानदारी पे खड़ा होना चाहता है तो उसको कोई निकाल नहीं सकता था अनलेस को उसका केस जो है वो अदालत में पेश ना हो, ओपन ट्रायल हो, सब कुछ हो, ओपन कोर्ट का ट्रायल हो। वो निकाल दिया। आज तक ना इमरान खान ने कॉन्स्टिट्यूशन ना बेनजीर ने की, ना ज़ियाउल हक ने की, ना मुशर्रफ, सब ने कहा कि ये जो है दुम दोहराते हुए उनके पीछे घूमते रहे। यही वजह कि इस मुल्क ठीक नहीं हो रहा। अब ये जो उसके बाद रिफॉर्म्स आई
वो मुशर्रफ की रिफॉर्म्स हैं। मुशर्रफ ने सब कुछ बदल दिया। मियां आमर नाजम हो गया, उसके नीचे डीसीओ हो गया, उसके नीचे फला हो गया। कहां गया मियां आमर? चला गया, फलाना चला गया, दूसरे चले गए, कहां? खत्म। वापस डिप्टी कमिश्नर का झंडा भी वापस आ गया, उसके दफ्तर का भी, उसके घर का झंडा भी वापस आ गया, उसकी गाड़ी भी वापस आ गई। कहां चले गए? तो इस बात की क्या गारंटी है इशरत हुसैन साहब ने आज की है, कल तो कोई वकार मसूद साहब आगे नहीं कर दें? नहीं, मतलब यह है कि शराब वही है, बोतल नहीं है। अब उन्होंने किया है कि 40% ACRs होंगी, 30% ट्रेनिंग। इमरान खान को भी पता है, जिस बंदे ने ये बनाई है उसको भी पता है कि सिविल सर्विस एकेडमी के अंदर, स्टाफ कॉलेज के अंदर, मैं डायरेक्टर नीपा खुद रहा हूं, किस लेवल की ट्रेनिंग होती है और क्या होता है। उनके बेदारी की सारी कैफियत होती है, उसके अंदर 30% नंबर दे दिए। मतलब यह है कि जिस बंदे ने उसने कैरियर खराब करना है, वो डायरेक्टर नीपा जाए कि वैल्यूएशन करके भेज देगा, वो 30% मार्क्स तो चलेगी। अब तो एक एक नंबर के ऊपर तो कंपटीशन होता है। फिर 30% जो है बोर्ड के वैल्यूएशन। ये बोर्ड वो है जिसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था और मैंने कहा था 24 लोग जो है पाकिस्तान के बोर्ड में बैठे हुए, इन्होंने 140 लोगों में से 140 लोगों को प्रमोट करने के लिए पूरे का पूरा मामला उल्टा है, रूल ब्रेक किए हैं, तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। और उन्होंने 80 जिन में जरदारी का बेनोई भी शामिल था। अच्छा, ये खत्म हो गया। अब उसके बाद इन्होंने एक और पंगा, उनका खान साहब हमने एक और आपका हथियार आपके हाथ में देते हैं, वो है प्री मैच्योर रिटायरमेंट का। अब उसमें लगा कि जनाब अगर एक आदमी को 17 से 19 तक जो है सेक्रेटरी जो है वो कहेगा भाईजान तुम्हारी ACR खराब आई है, मैं खुद ही एक बंदे को 3 साल ACR खराब दूंगा, वो कहूंगा भाईजान अस्सलाम वालेकुम, जाओ, यू गोइंग होम। 16 ग्रेड वाले को ज्वाइंट सेक्रेटरी, 20 ग्रेड का आप ज्वाइंट सेक्रेटरी उसको निकाल देगा नौकरी में। अच्छा, जो 16 ग्रेड का आ गया, ठीक है। 17 में नया नया बंदा आया है, 3 साल नौकरी की, 3 साल को एवरेज या अबव एवरेज दी, उसने कहा यू हैव द केस, यू गो होम। 20 ग्रेड FPSC के चेयरमैन के पास ले गए, वहां भी यही सेक्रेटरी बैठे थे, वहां कौन सा आसमान से फरिश्ते उतरेंगे, वो उसको खत्म कर दिया। END रूल्स बना दिए गए, जिन्हें हमने नए बना दिए। उसे मैं शहबाज गिल मेरे साथ एक प्रोग्राम में था, और साहब आपको पता नहीं, मैं कहा पता आपको नहीं है। ये जो END रूल्स है ना इस तरह के, ये 6 दफा रिपीट हो चुके हैं। 73 के END रूल्स हैं, उसी को जो आप दोबारा करते हो। फिर एक और चीज बनाई, क्या खान साहब ने एक बंदे को DC लगाना है या डायरेक्टर मिनरल्स लगाना है, वो बता कहता है खान साहब मैं 40,000 रुपए की तनख्वाह पे आऊंगा। तो उसको कहा कि MP1 एक होगा, आप 5 लाख रुपए तनख्वाह दो, गाड़ी दो, ये वो पहले होता है साल एक लग, अब उसको कहा नहीं अब तो 3 साल के लगा। अच्छा, ये अच्छी चीज जो इसमें क्या है, उसमें जो है कि एक ही सूबे में 10 साल से ज्यादा मुलाजमत नहीं कर सकते। तो ये तो पहले भी रूल था, मैं बलूचिस्तान से निकाला क्यों गया था, मुशर्रफ ने कहा कि अच्छा कुछ नहीं मेरे खिलाफ कुछ नवा किए, सुनो ना, मैं बलूचिस्तान में खुश था, मुशर्रफ को कुछ नहीं निकला ना, उन्होंने कहा है NSL बैठे कर दो पंजाब में। मैं पंजाब में नहीं आ रहा लोग, अच्छा आप अंदाजा करें, वो कहते कुब्बे ने लत मारी तू तो अपने घर आ गए। मैं कहा मैं इस घर में नहीं आना चाहता हूँ, यहाँ तो जब तक DC और SP जो है वो माँ बहन के नीचे गालियां न दे, लोग समझते अफसर ही नहीं है, तो मैं तो गालियां नहीं देता। तो ये सूरत है। चले जी नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं और बात करेंगे कोरोना के हवाले से जो वैक्सीन है वो कितनी कामयाब है, इस पे करेंगे माहिरीन से बात। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। कोरोना के हवाले से जो अपडेट है, इतला ये है कि जो वैक्सीन का पाकिस्तान के अंदर मरला है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। ट्रायल जो चल रहा था और दुनिया भर में जो है वैक्सीन खरीदी जा रही है और कई मुल्कों में उसको लगाना भी शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भी ऑर्डर किया है। इस हवाले से क्या पेशरफ्त है ये भी हम पूछेंगे माहिरीन से। और यह सब जो हमें एक फिक्र और एक संजीदगी नजर आ रही थी पहले मरहले में, अब हम थोड़े से रिलैक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इतला दिए हैं कि इस जो मरहले के अंदर जो ये ज्यादा एक मोहलिक होकर सामने आई है और डेथ टॉल ज्यादा है और नौजवानों की, और अभी तक वेंटिलेटर, फिर वही मामला आ गया कि वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे और लोग वेंटिलेटर ना होने की वजह से लोगों की डेथ्स हो रही है और सबसे बड़ी वजह को सीरियस खत्म हो गई है और खौफ का आलम भी खत्म हो गया। हम एक रूटीन की सूरत हाल में ले गए, जबकि पूरी दुनिया में ज्यादा सीरियसनेस आई है। लेकिन जो 2 मुल्क ऐसे हैं कि जो इस वक्त खासे खौफजदा है, एक यूनाइटेड किंगडम बरतानिया और दूसरा अमेरिका। अब बरतानिया में तो कल रात तो एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि 60 केसेस उन्होंने ऐसे
निकाले हैं कि जो कि साउथ अफ्रीकन वायरस की जो शेप है, अच्छा, वो है, और वो जो कि कोरोना से कम 60 टाइम्स ज़्यादा मोहलक है। और वो कहते हैं कि उसका तो हमें पता नहीं चल रहा। तो अब वैक्सीन लगी जा रही है, वैक्सीन वहाँ बरतानिया में भी लग रही है, वैक्सीन वहाँ पर भी लग रही है, और 2-2, 3-3 जो है, वो आज मैं देख रहा था कि अमेरिका में रीमा ने लगवाई हुई थी और उसने अपने आप को बता रही थी कि मैं वैक्सीन लगवा के पहला जो था, और वीडियो भी बहुत सारे लोगों ने, मेरे अपने जानने वालों ने, कई लोगों ने, लेकिन कहते हैं कि वैक्सीन जो है उसके बावजूद भी अभी तक कुछ समझ नहीं आती कि क्या वाकई ये इस वैक्सीन जो है ये वाकई उसको रोक सकती है। वो एंटीबॉडीज जो पैदा हो जाते हैं जिससे लड़ेंगे, सारा कुछ करेंगे, क्योंकि कोरोना से आप एक दफा गुजर जाएं अगर, फिर तो ऐसे एंटीबॉडीज आ जाते हैं कि नेक्स्ट पैदा हो जाता है। और उसकी भी एक ड्यूरेशन है ना, कितने अरसे तक रहेंगे। नहीं, उसकी वजह है ना साहब कि वो एक्चुअल वायरस से लड़ चुका होता है जिसम, एक्चुअल पता होता है कि ये वायरस है किस किस्म का। ये आर्टिफिशियल वायरस आपस में एंटर करते हैं और उससे लड़ना होता है। अब आर्टिफिशियल वायरस की लेवल का मैच कितना है, किस तरह का है, कितनी तैयारी के साथ उससे लड़ाई करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है असल मसला। और इस मरले के अंदर दुनिया में बहुत सारी वैक्सीन जो हैं इसमें चली जाए। इसमें सबसे बड़ा इतराज जो है पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर ये हो रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने पता नहीं क्यों ये फैसला किया है, ही हैज अलाउड टू इम्पोर्ट वैक्सीन। उस्मान साहब, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ। उसकी वजह यह है कि आई कैन इम्पोर्ट बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा पेंडेमिक है कि जिसके लिए 22 करोड़ अवाम जो है वो सारे बराबर के उसके हकदार। और यह मकबूल जान के बच्चे को भी वैसी ही वैक्सीन चाहिए जैसी सैगल के बच्चे को, या हारून के बच्चे को, या असद उमर के बच्चे को चाहिए। कोई नई दूसरी तरह ये नहीं हो सकता कि मुझे तो चाइना का मोबाइल इस्तेमाल कर लूं और आप जो है वो आईफोन इस्तेमाल कर, ये नहीं है। दो ऐसी चीजें जिसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। इसमें जो कम्युनिस्ट मॉडल कहता है कि इसके अंदर तो कोई स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। मतलब मुझे अगर सर्दी लगती है तो मैं जाके लंडे का कमीज ले लेता हूं, आप जाके तो सूट ले लेते हैं, सिलवा देते हैं। मुझे अगर भूख लगती है मैं दाल खा लेता हूं, आप जाके गोश्त खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं। मुझे अगर कोई इस किस्म की कुछ तफरी करनी होती है मैं जाके पार्क में चला जाता हूं, आप जाके सिंगापुर हो आते हैं। लेकिन मुझे अगर बीमारी होती है तो मुझे वही कैंसर है तो मुझे वही स्पेशलिस्ट चाहिए जो कि नवाज शरीफ को चाहिए या इमरान खान को चाहिए। मेरी वालदा अगर बीमार है, मेरी वालदा को अगर एक दवाई चाहिए तो वही दवाई चाहिए जो शौकत खानम को चाहिए थी। इसलिए इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। इसी तरह मेरे बच्चा अगर ज़हीन है और आपका बच्चा ज़हीन है तो दोनों को बराबर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज चाहिए। ये दो ऐसी चीजें हैं जिन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इन दो चीजों पर तो हम कंप्रोमाइज करते नहीं है। आप बेशक जो मर्जी करो, आप टेक्सटाइल मिल लाओ, जूते बाहर से मंगवाओ, खाने अलाउ करो, सब कुछ, चीनी अलाउ करो, जो पर ये चीज क्योंकि खाने में भी कंप्रोमाइज हो जाता है। खाने में भी क्वालिटी, मैं बगैर चीनी की चाय पी लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। अब तो दुनिया में फैशन है बगैर चीनी की चाय पीना। लेकिन असल मतलब यह है कि वैक्सीन के ऊपर ये जो अलाउ किया गया है, दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब यह है कि इससे लोगों, पाकिस्तान में जो पेशरफ्त हुई है, जो ट्रायल चला है, अगर डॉक्टर साहब से राब्ता हुआ है तो उनकी लाइन थ्रू कर दे। मेरा ख्याल है राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अजलानी नहीं, पाकिस्तान में चाइनीज वैक्सीन को डॉक्टर साहब हमारे साथ आए थे, उन्होंने किया तो है। देखिए इस वक्त मल्टीपल वैक्सीन जो हैं वो दुनिया में चल रही हैं, और लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स की सूरत हाल जो है वो तो अभी तो नहीं पता चल रही। फाइजर वाली है, उन्होंने करके टेस्टिंग करके निकाला है। आप खुद जर्मनी जहां पर ये सारे ट्रायल जब बिल्टअप हुई है वो जो कंपनी के साथ मिलकर, जर्मनी में इस वक्त बहुत क्रिटिकल सूरत हाल। क्योंकि देखिए उस्मान साहब, दुनिया की जितनी आबादी है और जितने इस वक्त इफेक्टिव हैं, अच्छा चाइना खामोश है। चाइना के अंदर जो कुछ भी जहां से ओरिजिनेट हुआ सारी चीजें हो गई। चाइना में तो है ही नहीं कोरोना, चाइना कंट्रोल कर लिया। नहीं तो चाइना तो आगे अपनी, देखिए मैं आपको बताऊं चाइना की ट्रेनिंग क्या है, मैं आपको बताऊं किस तरीके से हुआ। 60s में चाइना में मक्खियां बहुत होती थी। मोदी ने पूरी जो 1 अरब चाइनीज को तो मक्खी मार लगा दी। इतनी मक्खी मारी है कि मक्खी उधर नस्ल खत्म हो गई। नस्ल चीन को दूर से देखे उधर मुड़ जाती होगी। मतलब मक्खी होती नहीं चीन के अंदर, ऐसे मक्खी उन्होंने खत्म की। मैं आपको बताऊं एक बड़ी मजेदार, उसमें अपने इंशा ने, पता नहीं किसने लिखा है, चलते हो चीन में चलिए, कि मैं एक जगह एक होटल में ठहराया उन्होंने, और मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत मंजर है। तो उसके बीच में एक पहाड़ी थी छोटी सी,
तो मैंने कहा कि ये पहाड़ी बड़ी बुरी लगती है। कहते सुबह तक उन्होंने बंदे लगा के पहाड़ी गायब कर दी। डॉक्टर जुनैद अकरम साहब ने हमें यूएचएस के सरबराह ज्वाइन किया। और डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या अपडेट है? वैक्सीन का जो ट्रायल था आपकी निगरानी में मुकम्मल हुआ और क्या नतायज देखे आपने? क्या आप बताइएगा हमें कुछ खुशखबरी की बातें? बहुत शुक्रिया। खुशखबरी की मैं यही अनफॉर्चुनेटली कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा वेल टॉलरेटेड है। इससे ज्यादा कहना तो मेरे पास इतना एविडेंस इस वक्त नहीं है। ये 1 साल का ट्रायल है। अभी तो एनरोलमेंट हुई है, वैक्सीन लगी हैं, तकरीबन 18,000 वॉलंटियर्स ने इस बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बूढ़े थे, जवान थे और खवातीन थी, लीडर्स थे, फॉलोअर्स थे, सिविल आर्मी, और बहुत जज्बा दिखाया लोगों ने। समझता हूँ कि बहुत बड़ी चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सिंगल शॉट होगी या मल्टीपल शॉट वैक्सीन है ये तो अरिया भाई जो इस वक्त जिसका ट्रायल हमने कंक्लूड किया है, ये तो एक ही शॉट है सिंगल। अच्छा ठीक है, वैक्सीनों का। ठीक है। ये आरएनए रिकम्बिनेंट वायरस के रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। ठीक है। और ट्रायल हम शुरू करने जा रहे हैं वेस्टवैक का, जो कि अभी वेट कर रहे हैं हम कि उसकी अप्रूवल्स का। वो तीन इंजेक्शन हैं। ठीक है। इस तरह एक और भी है हमारे पास वैक्सीन जिसका हम ट्रायल करने जा रहे हैं, वो दो होंगी। ठीक, जैसे मॉडर्ना या फाइजर की हैं, उस तरह होगी वो। ठीक। अच्छा, ये जो आपने वैक्सीन लगाई है और इसके जो नतायज रहे हैं, ओवरऑल लोगों के अंदर एंटीबॉडीज आई हैं, उस हवाले से बताइएगा कि कितना के ये कामयाबी के साथ। और ये भी हमने केसेस देखे हैं कि तो हमारे जानने वाले भी थे, उन्होंने वैक्सीन लगाई और वो फिर खुद कोरोना का शिकार हुए, बड़े सीवियर उनकी तबीयत भी खराब हुई और रिकवर भी कर गए। लेकिन ये क्या फनामना है कि वैक्सीन के बाद भी एंटीबॉडीज भी बने और फिर भी जो है वो उसके असर में आए? नहीं, एक्चुअली मेरा ख्याल है ये ट्रायल को शायद हम समझा नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे। ये ट्रायल ऐसा है कि ये डबल ब्लाइंड स्टडी है, जिसका मतलब है कि आगे 50% लोगों को प्लेसिबो लगा है, यानी कि पानी लगा है, 50% को एक्टिव वैक्सीन लगी। ठीक। अच्छा, कोई ऐसा तरीका नहीं है जी, वो कंट्रोल ग्रुप वाला कंट्रोल ग्रुप स्टडी जो होती है। जी 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 हाँ, ये प्लेसिबो कंट्रोल्ड स्टडी है, ब्लाइंडेड स्टडी है। तो इसमें ना इन्वेस्टिगेटर को पता है, ना डॉक्टर को पता है, ना मरीज को पता है कि उसको क्या लगा है। तो इसके जो एंटीबॉडीज की आप बात कर रहे हैं वो इसका प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। वो हम साल बाद चेक करेंगे। जो हमने ब्लड अभी लिया वॉलंटियर से, वो हमने डलहौजी यूनिवर्सिटी कनाडा भेज दिया, क्योंकि एक सेंटर जो इसका ग्लोबल सेंटर है हमारा ट्रायल्स का, वो वही है। तो वो वहाँ पे टेस्ट हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा हमने रख लिया। अब हमने तो वॉलंटियर्स को फोन जरूर कर रहे हैं, जो भी जिसने भी वॉलंटियर की उनको हम जरूर डिस्टर्ब कर रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी डे बेसिस पे, क्योंकि हेल्थ वगैरह के जो इश्यूज हैं या वैसे ही पूछते हैं और रूटीन में पूछते हैं। और अभी तक कोई ऐसे अलार्मिंग चीजें नहीं आई, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चाइना जो है ये मैप से बिल्कुल गायब हो गया है, को बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है उन्होंने। चाइना की और ये भाई सबसे जो मेरा ख्याल सबसे बड़ी कामयाबी है कि उसको जो भी रेगुलेशंस या रूल्स बनाते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट सर्टन 100% कर लेते हैं। अब उनकी देखें जो लोकल ट्रांसमिशन है वो तारीख का हिस्सा बन चुकी है। और एक भी इनकी हुई थी, जैसे बीजिंग की फ्रूट मार्केट में एक हॉटस्पॉट था, तो उन्होंने उसी वक्त लॉकडाउन कर दिया। और उनका लॉकडाउन मतलब ट्रू सेंस में लॉकडाउन होता है। और ये देखिए उनका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उन्होंने 3,500 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जब ये कोविड दिसंबर 2019 में आया था, तो उन्होंने एक माह में तकरीबन 3,500 उनके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में फौत हो गए थे। और उसके बाद जब उनको समझ लग गई इस बीमारी की और उन्होंने इसके PPEs और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह खुद ही बना लिया, तो उसके बाद इनका एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर बीमार भी नहीं हुआ, व्हाट टू टॉक ऑफ कि मरा हो। और ये पिछले 6 माह से उनका कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर में ये रिपोर्टिंग नहीं हुई। लोगों में हुई है, पब्लिक में, लेकिन बड़ी लो लेवल की इस वक्त ट्रांसमिशन है। उन्होंने अपनी पूरी आर्मी को ऑलमोस्ट उन्होंने इंजेक्ट कर दिया हुआ है विद वैक्सीन, उन्होंने पूरी पुलिस को कर दिया हुआ है। और ये तो हम ट्रायल्स में कर रहे हैं, लेकिन कमर्शियली जो भी ये बीमारी का
एंड होना है और इसमें वाकई एक तारीख का हिस्सा बन जाना है इंशाल्लाह। और हमने न्यू नॉर्मल से फिर नॉर्मल की तरफ आना है, वो तभी होगा जब 75% आबादी हो जाएगी वैक्सीनेटेड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो प्राइवेट इम्पोर्ट को अलाउ किया गया है, ये पाकिस्तान के पास याद रखें इतनी बड़ी पेंडेमिक के अंदर तो प्राइवेट से मसला हो जाएगा सर। देखिए ये मेरा तो ख्याल है कि अल्टीमेटली ये होना है कि पाकिस्तान में जाहिर है हमने हमारा टारगेट ये है कि जितनी जल्दी तकरीबन हमारे 75% आबादी बनती है 15.5 करोड़ लोग, ठीक है, ये हो जाएं, जब इनको सक्सेसफुली वैक्सीनेट कर दिया जाए तो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी और उससे लोकल ट्रांसमिशन रुक जाएगी। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये कुछ भी हो, ये चाहे डेवलप्ड और अमीर ममालिक का भी एक थ्रेट उन पे रहेगी जब तक दुनिया में ये वायरस रहेगी। इसलिए उनको गरीब ममालिक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इसीलिए उन्होंने कोवैक्स एक और कोलैबोरेशन बनाई है जिसमें उन्होंने गरीब ममालिक को इंश्योर करना है, बिकॉज जब भी कोई गरीब मुल्क से ट्रेवल करेगा वहाँ या अमीर मुल्क वाला इधर ट्रेवल करेगा फिर एक आउटब्रेक आ जाएगा। अल्टीमेटली तो इसका यही होगा कि दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अस। और ये जो वैक्सीन है, ये खाली वैक्सीन टीका ले लेना काफी नहीं है, इसका पूरा पीछे एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको लगाना, कोल्ड चेन, फिर इसको लगाने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग, इसका फॉलो अप, ये सब बहुत जरूरी है। वैक्सीन सर्विसेज आर मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट द वैक्सीन। और मैं समझ रहा हूँ कि ये जितनी जल्दी हम लेंगे और जितनी जल्दी, अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया जैसे कि हमें पता है बेलगाम घोड़ा है, तो वो तो फिर आपको पता है कि बहुत ज्यादा उसने अभी तक पोलियो में लंबी क्लैरिटी ला सके, लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं कर सके। तो इसमें तो ऑलरेडी वो बड़ा हाइप पे है कि जी मर्दाना कमजोरी हो जाती है, डीएनए बदला जाता है, बच्चे नहीं पैदा कर सकते। तो ये आपको के जरूरत पड़ेगी टू गिव द कॉन्फिडेंस टू द पीपल, बिकॉज आप लोग हमारे लीडर्स भी हैं इस चीज में और यू हैव मच मोर इन्फ्लुएंस ऑन पीपल देन वी हैव। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो 18,000 लोगों को लगाई है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो आसमान ने बात की कि वो आई एम श्योर कि उनको प्लेसिबो लगा होगा, प्लेसिबो होगा, ठीक है। हम एक्चुअली इसकी अनब्लाइंडिंग ये भी एंड पॉइंट है कि जब हमारे सर्टेन नंबर हमें रिपोर्ट हो जाएंगे तो हमने उनके लिए 35,000 कंपनसेशन मरीज के लिए रखी है और जो डॉक्टर इसकी तशखीस करेगा कि हुआ है किसी वॉलंटियर को, उसको भी 50,000 दे रहे हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से आगाह किया। नाज़रीन, इसी नोट के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।